नमस्कार दोस्तों, यह है NCERT की कक्षा 11 की विश्व इतिहास के कुछ विषय वो वाली पाठ्य पुस्तक है। इसमें अपना 6वां पाठ चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करेंगे। पारस्परिक धारणाएं ऑथेंटिक बुक है और सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पारस्परिक धारणाएं 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान सार्थकता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे। रूसो का पूर्ण नाम क्या है? जैक रूसो। कहाँ के थे ये? फ्रांस के फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात्त उत्तम जंगली, द नोबल सैवेज। उदात्त उत्तम जंगली, इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात्त उत्तम जंगली। एक दूसरा नज़रिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने का अवसर बहुत कम है। जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। एक तो कौन से हैं? जैक रूसो, ये फ्रांसीसी थे। और इसके लिए प्रचलित पद उदात्त उत्तम जंगली यानी द नोबल सैवेज। एक दूसरा नज़रिया अंग्रेजी के कवि थे विलियम वर्ड्सवर्थ की पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था। नहीं मिलने के बावजूद भी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम है। जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमेरिका सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे। दूसरी ओर अमेरिका सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो यह सब पहले ही की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उद्बिलावों को हलाल किया था और मूल बासिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। है ना। अब इसको देख लेते हैं, विध्वंस का बदला लेंगे। ये स्टार है ना इसका। मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था और उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया था। लेकिन चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थी, इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफ़ी बाद में जाकर समझ पाए। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों जो कि व्यापारी थे के पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी में यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टेंटवाद को राज धर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक यानी कि ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्ट
यहाँ प्रोटेस्टेंटवाद को राज धर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथलिक उनमें से बहुतरों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टवाद। राज धर्म देने वाले देशों के कैथलिक उत्पीड़न के शिकार थे। कैथलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टवाद को राज धर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथलिक उनमें से बहुतरों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। जब तक वहाँ खाली ज़मीन थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर 140 नहीं वे और अंदर मूल निवासियों के गांवों की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। दोबारा से मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की यानी वहाँ के लोकलों ने कि जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते, नेकी, बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे। कौन? मूल निवासी इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। जेफरसन कौन था? जेफरसन शायद कवि था। यहाँ आया जैक रूसो। पता नहीं यार, ये तो अलग है, ये तो कवि है, वो अलग है जेफरसन। लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर, है ना, ये पढ़ लिया अपन ने, इस बात को नहीं समझ सकते। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। जेफरसन फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन, वर्ड्सवर्थ कौन था? ये कवि था, है ना। अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग ने, जो वर्ड्सवर्थ से खासे छोटे थे और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, इसकी बात सही है भाई। यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग ने, जो वर्ड्सवर्थ से खासे छोटे थे और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में किया। जिन इंडियंस की असली ज़िंदगी को देखने का मुझे मौका मिला वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफ़ी भिन्न हैं। यह सच है कि गोरे लोगों जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी नहीं समझते, की संगत में रहने पर वे काफ़ी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियाँ वैसी ही हो तो गोरा आदमी भी उनकी तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतारकर उनका खूब मनोरंजन करते हैं। वही गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं। गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं, मैं इसका साक्षी हूँ, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो।
ठीक। लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर, ये पढ़ लिया अपन ने। क्रियाकलाप। यूरोपीय लोगों और अमेरिकी मूल निवासियों के मन में एक दूसरे की जो छवि थी तथा प्रकृति को देखने के जो उनके अलग अलग तरीके थे, उन पर विचार करें। यूरोपीय लोगों और अमेरिकी मूल निवासियों के मन में एक दूसरे की जो छवि थी तथा प्रकृति को देखने के जो उनके अलग अलग तरीके थे, उन पर विचार करें। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1701 क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता। 1701 में। 1763 क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय। 1781 ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1763 क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय। क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता है ना। क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय 1763 में। फिर 1774 क्यूबेक एक्ट। 1791 कनाडा संवैधानिक एक्ट। 1763 1774 फिर 1791। 1781 ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। ब्रिटेन ने, ये पूछ सकता है वो, बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किसने दी? ब्रिटेन ने। कब दी? 1781। 1783 ब्रिटेन लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम सौंपा। अमेरिका को मध्य पश्चिम सौंपा। 1783 ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम सौंपा। 1701 1763 1774 1791 1781 1783। संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार। कनाडा रूस द्वारा 1867 में दिया गया। कनाडा, जब संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो रेड वाला है ना, ये 1783 में है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1783, जब 1783। ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1783 है। लूसीलिया 1803 में फ्रांस से खरीदा गया। ये लूसीलिया 1803 में फ्रांस से खरीदा गया। ठीक है। इसके बाद में कमारा 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई। 1818 1842 ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई, है ना। जिसके बाद में 1819 में स्पेन से खरीदी गई। कौन सा? ये 1819 में स्पेन से खरीदी। थोड़ा सा फीका है। ये है, ये वाला है। 1819 में स्पेन से खरीदी गई। 1845 में हड़पी गई। 1845 में हड़पी गई। और कम फीका 1818 और 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई, ये वाली। इसके बाद में 1845 में हड़पी गई। 1846 में ग्रेट ब्रिटेन से संधि के द्वारा दी गई। 1846 ग्रेट ब्रिटेन से संधि के द्वारा दी गई। 1848 में मैक्सिको द्वारा दी गई, है ना, मैक्सिको। ग्रेट स्वीडन द्वारा 1857 में खरीदी गई। ये कब मिली थी? 1848 में मैक्सिको द्वारा दी गई।
और ग्रेट सेडन द्वारा 1857 में खरीदी गई। (1848) में मैक्सिको द्वारा दी गई और ग्रेट सेडन द्वारा 1857 में खरीदी गई। अलास्का रूस द्वारा 1866 में दिया गया। मैक्सिको प्रशांत महासागर, न्यू मैक्सिको क्षेत्र, उताह क्षेत्र, कैलिफोर्निया 1848 में मैक्सिको द्वारा दी गई। और ये गहरा हरा ये है 1845 में हड़पी गई टेक्सास। और 1818 से 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई। कौन सी? ये ऊपर वाली, ये जिसके बाद में है ना, कोई नहीं। टेक्सास, इंडियन, आर्कियस, मिसौरी, आयोवा, मिनीसोटा क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ओरेगोन क्षेत्र, उताह क्षेत्र, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको क्षेत्र, विस्कोसिन, मिशिगन, इलिनोस, केंटकी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी, जॉर्जिया का नाम सुना है भाई, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, मैरीलैंड, डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, राउंडे द्वीप, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट, माine। इसमें काफ़ी शहर है यार इस वाले में। विस्कोसिन, मिशिगन, इंडियाना, केंटकी, ओहियो, इलिनोस। रेडवाड़ा कब मिला था ये? संयुक्त राज्य अमेरिका 1783 है। हाँ, और सब तो कोई ख़रीदा है, किसी से हड़पी है, किसी से ली है, वो वाड़ी है जब जाके मिला है, बना है अमेरिका। रूस द्वारा 1867 में कौन सा क्षेत्र दिया गया था? अलास्का। चलें आगे, चलते हैं। यूरोपीय लोगों और अमेरिकी मूल निवासियों के मन में एक दूसरे की जो छवि थी तथा प्रकृति को देखने के जो उनके अलग अलग तरीके थे, उन पर विचार करें। आगे चलते हैं। जिन मुल्कों को हम कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफ़ी इजाफा किया। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफ़ी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। दोबारा से ले लेते हैं। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। दोबारा से देखते हैं। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में काफ़ी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस, लुइसियाना और रूस, अलास्का से ज़मीन खरीदी। फ्रांस से लिया था लुइसियाना और रूस से लिया था अलास्का। साथ ही उसने युद्ध में भी ज़मीन जीती
दक्षिणी संयुक्त राज्य का अधिकतर हिस्सा मेक्सिको से ही जीता गया है। दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मेक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती थी मूल निवासी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। पश्चिमी सरहद यानी फ्रंटियर लाइन खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती थी मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका। अठारह सौ तीन फ्रांस में लुसियाने की खरीद और 1825 से 58 संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंच गए। 1803 फ्रांस से लुसियाना की खरीद। लुसियाना कहाँ से खरीदा था? फ्रांस से। किसने खरीदा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कब खरीदा था? 1803। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंच गए 1825 से 58। 1825 से 58 फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह 1837। फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह। जस्टिन मार्शल का फैसला 1832। 1837 मार्शल कनाडाई विद्रोह। फिर 1840 उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन। फिर 1849 अमेरिकी गोल्ड रश। 1859 कनाडा गोल्ड रश। 1861 से 65 अमेरिकी गृह युद्ध। 1867 कनाडा महासंघ। 1837 फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह है ना। और 32 में जस्टिन मार्शल का फैसला। 1840 उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन। 1849 अमेरिकी गोल्ड रश। 1859 कनाडा गोल्ड रश। 1861 से 65 अमेरिकी गृह युद्ध। 1867 कनाडा महासंघ। 1865 से 90 अमेरिकी इंडियन युद्ध। 1869 से 85 कनाडा में मेंटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह। मेंटिसो। 1870 पार महाद्वीपीय रेलवे। 1876 कनाडा इंडियंस एक्ट। 1890 अमेरिका में जंगली भैंसों का प्राय उन्मूलन। 1885 पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत। याद तो नहीं हुआ भाई। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 1803 1825 से 58। 1837 फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह। 1832 जस्टिस मार्शल का फैसला। 1840 उच्चतर और निम्नतर कनाडा और कैनेडियन यूनियन। अमेरिकी गोल्ड रश। कनाडा गोल्ड रश। अमेरिकी गोल्ड रश। कनाडा गोल्ड रश 49 और 59। अमेरिकी गृह युद्ध 61 से 65। 1867 कनाडा महासंघ। 1865 से 90 अमेरिकी इंडियन युद्ध। 1865 से 90 कनाडा में मेंटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह। 1870 पार महाद्वीप रेलवे। कनाडा इंडियन एक्ट। 1890 अमेरिका के जंगली भैंस का प्राय उन्मूलन। प्राय पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत। खिसकने के लिए वैध किए जाते थे। 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आए। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे और इसी वजह से
अमेरिका में ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी और वे ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे अपना कह सके। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज घास के मैदानों की याद दिलाएं। प्रेयरी। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था। आए लोगों को प्रेयरी। पोलैंड से आए लोगों को कहाँ काम करते थे? प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज घास के मैदानों की याद दिलाते थे। और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था। उन्होंने ज़मीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी। कौन सी? धान और कपास। और इसलिए वहाँ उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़िए और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए। एक मिनट। उन्होंने ऐसी फसलें धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इसलिए वहाँ उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए। कटीले तारों 1873 कटीले तारों की खोज हुई थी भाई 1873 में। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिण इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिण इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी और दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों का यह अनुभव रहा कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूह के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। बोल लेना पड़ी बात। कोलोराडो का एक पशु फार्म घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिण इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी और दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों का यह अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों का। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूह के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर और इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर और इसलिए दास प्रथा पर अन्य बागानों पर टिका हुआ नहीं था और इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था। दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमरीकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई और तभी स्कूलों तथा ट्रेनों, बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई 20वीं सदी में।
कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। वहाँ फ्रांसीसी आवादकार लगातार स्वायत्त राजनीति दर्जे की मांग कर रहे थे। दोबारा से, कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। कनाडा को कहाँ से किससे जीता था? फ्रांस से जीता था। किनने? ब्रिटिश लोगों ने। वहाँ फ्रांसीसी आवादकार लगातार स्वायत्त राजनीति दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल निकल पाया। अपनी ज़मीन से मूल बासिंदों की बेदखली। अपनी ज़मीन से मूल बासिंदों की बेदखली। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौतों पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए प्रेरित यह वादा किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अपनी ज़मीन से मूल बासिंदों की बेदखली। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौतों पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए प्रेरित या वादा किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमरीकियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द। अमरीकियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त पद ने धोखे से उनसे ज़्यादा ज़मीन ले ली या पैसे देने के मामले में वायदा खिलाफी की। उच्च अधिकारी मूल बासिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। उच्च अधिकारी भी। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चीरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। चीरोकी कबीला, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमरीकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए। किसको? चिरोकी कबीला। चिरोकी। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 1832 की बात है। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और इसके स्वत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वालों की थी, इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी ज़मीन से हाँककर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहाँ से हटने पर मजबूर किया, उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह ट्रेन ऑफ टीयर्स के सफ़र में ही मर खप गए। 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफ़र में ही मर खप गए। मतलब इसने तो दे दिया क्या। 1832 में न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया कानून लागू। भाई, कि जॉर्जिया कानून लागू नहीं होता, ठीक है ना, ये दे दिया उसने। और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाली की थी। किसकी? ये राष्ट्रपति था भाई, जैक्सन, एंड्रयू जैक्सन।
इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया, यानी कि वो मना कर दिया वही राष्ट्रपति ने, और चिरोकियों को अपनी ज़मीन से हाँक कर यानी कि वहाँ से भगाकर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहाँ से हटने पर मजबूर किया, उनमें से 1/4 आंसुओं की राय के सफ़र में ही मर कब गए। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए आंसुओं की राय से आप क्या समझते हैं। आंसुओं की राय है ट्रेन ऑफ टीयर्स। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की ज़मीन ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूँकि मूल निवासी ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसलिए वह उनके कब्जे में रहनी ही नहीं चाहिए। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े, जिसका मतलब था यूरोपीय जैसे कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि वे मर खपने लायक ही हैं। खेती की ज़मीन निकालने के लिए प्रेरीज साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। खेती की ज़मीन निकालने के लिए प्रेरीज। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा। क्रियाकलाप तो उन्हें लुप्त हो जाएगा। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए। उन्हें स्थायी तौर पर अपनी ज़मीन दे दी गई, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता जब उनकी ज़मीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज होने का पता चलता। सीसा, सोना और तेल। प्राय कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली ज़मीन में ही साझा करने के लिए वैध किया जाता। प्राय कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली ज़मीन में ही साझा करने के लिए वैध किया जाता, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे। छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे, जिन्हें रिजर्वेशन आरक्षण कहा जाता था। वे प्राय ऐसी ज़मीन होती थी जिनके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़मीन में उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी हो। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोह की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया। 1865 से 1890। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच में टीसो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्हें हार मान ली। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोह की पूरी श्रृंखला का दमन किया। 1865 से 1890। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच में टीसो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज से सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली। मेंटिसो क्या है। मेंटिसो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाई के बाद उन्होंने हार मान ली। अब है 1854 में, है ना, हार मान ली। 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा था। राष्ट्रपति ने प्रधान से समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया, आप आकाश को, भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद एवं बेच सकते हैं। यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं है, तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं। धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पूर्ण पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर बाल का तट, घने जंगलों में पसरा हर कोहरा, सफाई करने वाला और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया ग्रेट चीफ जब यह संदेश भेजता है कि वह हमारी ज़मीन खरीदना चाहता है,
तो वह हमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम इस ज़मीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह ज़मीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको ज़मीन बेच दें तो आपको यह याद रखना होगा कि वह पवित्र है, और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है, और उसके तालाबों के निथरे हुए पानी में दिखता हुआ भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता के पिता की आवाज़ है। मानव शास्त्र। यह महत्वपूर्ण है कि इसी समय 1840 के दशक से उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय, जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, की शुरुआत हुई। मानव शास्त्र की शुरुआत कब हुई? 1840। कहाँ हुई? फ्रांस में विकसित हुआ था, की शुरुआत हुई। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी। कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। मानव शास्त्र। यह महत्वपूर्ण है कि इसी समय 1840 के दशक से उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय, जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, उत्तरी अमेरिका में कब? 1840 से, जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, की शुरुआत हुई। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी। यह शुरुआत स्थानीय आदिम समुदायों और यूरोप के सभ्य समुदायों के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए हुई थी। कुछ मानव शास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे। मूल निवासी का एक घर। 1862। पुरातत्वविदों ने इसे पहाड़ों के बीच से ले जाकर व्योमिंग के एक संग्रहालय में रखा। मूल निवासी का एक घर। पुरातत्वविदों ने इसे पहाड़ों के बीच से ले जाकर व्योमिंग के एक संग्रहालय में रखा। अब कुछ रहा है, उसको देख लेते हैं। इन दो तरह के जनसंख्या आंकड़ों पर टिप्पणी करें। मूल निवासी 6 लाख, स्पेनी अमेरिका 1800, संयुक्त राज्य अमेरिका 1820, स्पेनी अमेरिका 1800। मूल निवासी 6 लाख, 75 लाख, गोरे 90 लाख, स्पेनी अमेरिका 33 लाख, मिले जुले यूरोपी 1 लाख, स्पेनी अमेरिका 53 लाख, काले 19 लाख, स्पेनी अमेरिका 8 लाख, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेनी अमेरिका 1 करोड़ 16 लाख, 1 करोड़ 69 लाख। मूल निवासी 6 लाख ही है, गोरे 90 लाख, तो मिले जुले यूरोपीय 1 लाख और काले है 19 लाख। संयुक्त राज्य अमेरिका 1820, स्पेनी अमेरिका 1800। ये पढ़ चुके हैं अपन, है ना। ये कुछ समझ में आई, कछु नहीं आई। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका 1837, फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह 1840, 1859, कनाडा गोल्ड रश, कनाडा महासंघ 1867, कनाडा में मेंटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह, कनाडा इंडियंस एक्ट, पार महाद्वीप रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव, जस्टिन मार्शल का फैसला, अमेरिकी गोल्ड रश, अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकी इंडियन युद्ध, पार महाद्वीपीय रेलवे, अमेरिकी फ्रंटियर का अंतर 1892 में। ये नक्शा है भाई। 1783, ये था मेन अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका लुसियाना 1803 में फ्रांस से खरीदा गया। अलग अलग विशेषता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1783, बैंगनी वाला लुसीलिया 1803 फ्रांस से खरीदा गया। 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई। 1819 स्पेन से खरीदी गई। 1845 में हड़पी गई। 1846 में ग्रेट ब्रिटेन की संधि द्वारा दी गई। शायद कौन सी है, ये है ओरेगोन देश। ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल्यवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।